वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 17 फॉर क्लास 12th। शुरू करते हैं आज का लेक्चर 17 क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 4 चली हुई हमारी EMI, जिसमें AC वाला टॉपिक चला हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो जो पिछले कुछ हमने लेक्चर किए हैं, जिसमें हमने AC करंट के बारे में जिसकी RMS वैल्यू हमने निकाली, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू, मीन वैल्यू हमने जिसकी फाइंड आउट की, या उसके अलावा हम बात करें तो हमने इस 3-4 टाइप के सर्किट पढ़े, जिसमें हर एक में किसी में रेजिस्टेंस था, किसी में इंडक्टर था, किसी में कैपेसिटर, किसी में तीनों थे। फिर हमने उसके लिए एवरेज पावर फाइंड आउट की। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब इनसे अलग है। टॉपिक क्या है वो? रेजोनेंस। क्या है बे टॉपिक? रेजोनेंस। अब बात करते हैं रेजोनेंस होता क्या है। नॉर्मल मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं भाई। ये है हमारे पास कोई भी एक पानी है और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसमें आप स्विमिंग करने के लिए आए हो और आप इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है? सेम। ठीक है। अब जब हमारे पास दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो जो आप नेचुरली जो आपकी स्पीड होनी चाहिए थी ना, उससे आपकी ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उससे ज़्यादा, क्योंकि दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। आप भी और पानी भी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इसी तरीके से जब मैं बात करूँ इसके अंदर क्या कि भाई एक तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। किसकी फ्रीक्वेंसी है वो? हमारे पास सिस्टम की। ठीक है, जिसके साथ वो ऑक्सीलेट कर रहा है। यदि दूसरी हमारे पास किसकी फ्रीक्वेंसी है? जो सिस्टम है उसकी। एक तो जिसके साथ भाई ऑक्सीलेट करता है, जो नेचुरली होती है, वो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। और जो इसको सोर्स हमारे पास, जो यहाँ पे हमने सोर्स लगा रखा है, जो सिस्टम को ड्राइव कर रहा है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी यदि सेम हो जाए, उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए? जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों, जो सोर्स है उसकी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हमारी, वो दोनों यदि सेम हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ट्रेवल करना शुरू कर देगा। क्या होगा? हमारा सिस्टम ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ट्रेवल करना शुरू कर देगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको हम? एक रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है भाई। एक सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी हमारी, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर हमने क्या भाई, जो सोर्स लगा रखा है उसकी भी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के यदि इक्वल हो जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड, भाई दोनों हैं, दोनों बराबर हो गए। अब क्या होगा? सिस्टम और ज़्यादा तेज फ्रीक्वेंटली मूव करना शुरू कर देगा। जो उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को जहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो सोर्स की हमारी फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। ये दो टाइप से हम देखते हैं, एक तो सीरीज में होगा और एक हमारे पास किस में होगा? पैरेलल में। तो शुरू करते हैं इसको हम। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार, क्या होगा? द फ्रीक्वेंसी with which a system
oscillate is called natural frequency. If the frequency of source energy सोर्स लिख सकते हैं हम इसको, एनर्जी सोर्स become equal to natural frequency, then the system will oscillate with greater frequency. Such condition is called रेजोनेंस कंडीशन। ऐसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं भाई हम, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, बता दिया आपको कि एक फ्रीक्वेंसी है भाई हमारे पास जिसके साथ हमारा फंक्शन है वो ऑक्सीलेट कर रहा है। यदि एनर्जी सोर्स की जो है वो इक्वल हो जाए हमारे पास किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो जो सिस्टम होगा वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। और क्या कहेंगे हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस किस किस के बीच में होगा, सिस्टम और जो हमारे पास वो है सोर्स है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपस में रेजोनेंस शो कर रही है, ये हम कहेंगे। उसके बाद यदि मैंने आपको बताया था दो टाइप का होगा, कौन कौन सा होगा। फर्स्ट है हमारे पास इसमें सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास इसमें, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब आपको पता है सीरीज में क्या होगा, मैं बात कर लेता हूं पहले एक बार। इफ वी हैव ए सर्किट इन विच resistance R inductor L and capacitor C are connected in सीरीज। हमने भैया क्या किया है, एक सर्किट मान लिया जिसमें हमारे पास जो तीनों है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। और उनके पास जो करंट है आपको पता है, जो कोई भी सर्किट हो हमारे पास वो
सीरीज में कनेक्ट होता है तो उस टाइम पे हमारे पास करंट होता है वो सबके पास सेम जाएगा। एंड एडमिट द मैक्सिमम करंट। करंट क्या होगा भाई उस सिचुएशन में हमारे पास मैक्सिमम होगा, और सीरीज में है तो करंट की वैल्यू सबके लिए सेम होगी। ठीक, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC then the circuit is called series resonant सर्किट। उसको हम क्या बोलेंगे, एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट हम उसको बोलने वाले हैं। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब हमें पता है भाई इम्पीडेंस क्या होगा। वी नो दैट impedance of a LCR circuit is given by Z is equal to under root R square plus XL माइनस XC का स्क्वायर। और इसको हम दूसरी फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। एक्सएल हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा एल, और दूसरे की वैल्यू हम ओमेगा सी। यहाँ पे यदि नहीं भी पता हो तो मैं लिख देता हूँ वेयर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ये दोनों वैल्यू है हमारे पास एक्सएल और एक्स सी की। अब हमें एक बात पता है भाई, ये है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है फ्रीक्वेंसी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एट ए लो फ्रीक्वेंसी XL is low and XC is high। भाई इसको समझने की कोशिश करना कि एक हमारे पास बहुत ज़्यादा ऊपर है और एक बहुत ज़्यादा नीचे, और मैं ये कहता हूँ कि जैसे जैसे भाई मैं ऊपर जाऊँगा ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये यदि हमारे पास क्या है XC और ये क्या है XL, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है तो XL की वैल्यू भी क्या होगी, कम, और XC की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अब मैं जैसे जैसे ये ऊपर की साइड जाऊँगा तो ये वैल्यू है ये इंक्रीज होती जाएगी और ये वैल्यू है ये डिक्रीज होती आएगी। लेकिन एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा जहाँ पे तीनों वैल्यू आपस में, मतलब जो दोनों वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, इक्वल। जैसे ही मैंने ये कहा लो फ्रीक्वेंसी पे XL की वैल्यू लो होगी, XC की वैल्यू क्या होगी, हाई। और एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जब मैं इसको इंक्रीज करना शुरू करूंगा तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल। एज वी इंक्रीज the frequency then at one stage XL become equal to XC। ठीक है, such frequencies ओमेगा आर, उसको मैंने क्या मान लिया भाई, ओमेगा आर मान लिया। ठीक है, अब यहां से यदि हम बात करें
इसको हटा देता हूँ अभी। एज एक्सएल इज इक्वल टू किसके है भाई, एक्सी के, मीन्स ओमेगा आर एल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1 बाई ओमेगा आर सी के इक्वल, ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ से यदि मैं लिखूँ तो ओमेगा आर इज इक्वल टू, या इसको मैं इधर ले आया भाई, ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। फिर ओमेगा को इधर भेज दिया, एल को नीचे ले आए, और ओमेगा आर की दूसरी वैल्यू निकालूँ तो 1 बाई रूट एल सी। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू आर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, और 1/2 पाई एल सी का अंडर रूट। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास क्या आगे किसकी वैल्यू है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, इजीली बता सकते हैं, कोई डाउट आने वाला है नहीं इसमें। और यदि हम बात करें इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एट दिस फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू हमने भाई यहाँ से निकाली है, क्या एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सी के, मीन्स जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये है हमारे पास, ये एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 0, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर जेड इज इक्वल टू आर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इम्पीडेंस से। इम्पीडेंस किसके इक्वल होगा हमारे पास इसमें, रेजिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, ये हम आराम से बता सकते हैं इसमें। अब यदि मैं इससे आगे बात करूं, ठीक है, तो इससे आगे क्या होगा अब इसमें भाई, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अभी हटा देते हैं, आ गया होगा समझ में, इजी। क्योंकि ये ग्राफ अगले वाले में भी टॉपिक में हमें यूज करना है। ये एक ग्राफ है हमारे पास, ये किसको, ये दोनों में, इस टॉपिक में भी बनाना है भैया आपको, और इसी में से आप इससे अगले वाला जिसमें हम क्यू फैक्टर निकालेंगे सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, इसमें हम क्या बताएंगे कि भाई जो पीक वैल्यू है यहाँ पे, जो हमारे पास पीक वैल्यू है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास ग्राफ है, this graph shows the relation between current and angular frequency। ये जो ग्राफ है किस किस के बीच में रिलेशन शो कर रहा है भाई, करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, उस टाइम पे वैल्यू मैक्सिमम है, आई नॉट हमारे पास मैक्सिमम है। और जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है हमारे पास, ये जो करंट है
वो क्या हो 1/रूट टाइम्स, जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है 1/रूट टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट की। तो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी है ω1 और ω2। यदि मैं बात करूं कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये इसमें लिख सकते हैं हम, इन ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट फॉर ए पर्टिकुलर frequency, the value of current become मैक्सिमम। कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं भाई, रिसीविंग स्टेशन ऑफ टीवी एंड रेडियो। यदि मैं यूज की बात करूं कि इसका यूज कहां पे होगा, रिसीविंग स्टेशन ऑफ टीवी एंड रेडियो, वहां पे हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट का हम यूज करते हैं। तो ये था भाई हमारे पास। अब लेकिन जब ये पेपर में पूछा जाता है तो आपसे ये पूछेगा सीरीज रेजोनेंस सर्किट को डिफाइन करो या रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज को डिफाइन करो, उसके साथ साथ उसका क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और फाइंड आउट करना हमें, तब जाके ये टॉपिक पूरा होता है। या फिर कई बार अकेला क्यू फैक्टर भी पूछा जा सकता है पेपर में। डायग्राम दोनों में सेम ही रहने वाला है क्योंकि इसी का ही पार्ट है ये। क्वालिटी फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। उसके लिए हमें भाई एक क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करना है। एक सर्किट हमारे पास, कौन सी सर्किट है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, ये किसके बारे में बताता है भाई, इसके एक तो शार्पनेस, रेजोनेंस कितने एक्यूरेट जो वैल्यू है, यदि मैं बात करूं क्या बताता है, तो जो रेजोनेंस हमारे पास एक सर्किट की सीरीज रेजोनेंस, उसकी शार्पनेस के बारे में। शार्पनेस का मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट ऐसा जिसके ऊपर क्या होगा कि हमारी करंट की वैल्यू हो मैक्सिमम हो, करंट की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, उस चीज को बताता है। क्यू फैक्टर tells us about the sharpness of resonance in a सर्किट। अब ये तो हो गया कि ये हमें क्या बताता है, लेकिन ये होता क्या है, यदि मैं बात करूं कि ये होता क्या है, तो रेशियो होगा भाई हमारे पास। किसका रेशियो, एक बार लिख देता हूं आपको, क्यू फैक्टर may be defined as the ratio of रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, ये जो वैल्यू है, यही फिर इसको आप रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर
टू द बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट। दूसरा हम क्या बोलते हैं, किसके साथ होगा भाई, मीन्स Q इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ की बात करूँ भाई, ये हमारे पास है डेल ओमेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी कितनी है, डेल ओमेगा। तो कितना हो गया टोटल, ये और एक ये, इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना होगा, 2 डेल ओमेगा। कितना हो गया हमारे पास भाई, एक ये डेल ओमेगा, एक ये, कितने हो गए 2 इन दोनों के बीच में, ठीक है। वेयर डेल ओमेगा इज द बैंडविड्थ ऑफ सर्किट। क्या है भाई, ये बैंडविड्थ हमारे पास, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी यदि हम निकालें तो, डेल ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा। अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है भाई, यदि मैं बात करूं कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है क्या, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी at which current is 1 by root 2 times of maximum करंट। कि जो हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है भाई, आई नोट बाई रूट 2, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, आई नोट 1 बाई रूट 2 इंटू आई नोट, मतलब जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको 1 बाई रूट 2 के साथ, ठीक है। ये हम इसके अंदर बता सकते हैं। ये तो होगी भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी की टर्म में, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं यहां से वैल्यू निकालूं किसकी टर्म में, पोटेंशियल की टर्म में, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा भाई, Q फैक्टर में also be defined as the ratio of inductive potential और कैपेसिटिव potential to the potential of resistance, that is Q is equal to VL और VC अपॉन VR, इसके इक्वल होगा। VL और VC दोनों में से कोई भी एक, और ये लेकिन होनी चाहिए कब भाई, रेजोनेंस के ऊपर। ये कंडीशन हमारी होनी कब चाहिए, रेजोनेंस के ऊपर, तब हम लेके चल सकते हैं। और VR क्या है हमारे पास, अप्लाइड वोल्टेज। VR क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अब यहीं पे ही बात खत्म होती नहीं, हम इसके लिए एक छोटा सा बिल्कुल डेरिवेशन और कर लेते हैं।
इसको हटा ही देते हैं। भाई क्या बताया हमने, Q इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर अलग अलग लिख सकते हैं, और वी सी अपॉन वी आर इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। हमें पता है वी एल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, आई नोट एक्स एल अपॉन आई नोट आर, और आई नोट एक्स सी अपॉन आई नोट आर लिख सकता हूँ मैं। दोनों कैंसिल। एक्सेल की वैल्यू हमने अभी निकाल, चलो एक बार लिख लेते हैं, एक्सेल अपॉन आर और एक्स सी अपॉन आर, ये वैल्यू आ गई। एक्सेल की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या होती भाई, ओमेगा आर एल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन ओमेगा आर सी और आर। भाई एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, एक्स सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, यही तो होता है, ओमेगा आर है तो ओमेगा आर सी, और आर एक पहले है ही, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ओमेगा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC निकाली थी इससे पीछे वाले में, सीरीज रेजोनेंट के लिए ओमेगा आर की वैल्यू ये होती, वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 1/√LC इंटू L/R, और इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या, √LC, तो ऊपर चला जाएगा √LC अपॉन CR, ये वैल्यू आ गई। अब भाई इसको मैं कैंसिल करूं तो √L है, ये L है, कैंसिल होके ऊपर क्या बचेगा, 1/R तो बाहर, ये L इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको √L इंटू √L लिख सकते हैं ना, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और इसके ऊपर भी रूट है, इधर भी है। कहने का मतलब ये है कि जो ये वैल्यू दी हुई है आपको, इसको हम √L/C लिख सकते हैं। यहाँ से ऊपर √C, नीचे C, तो नीचे तो 1/R तो एज इट इज, और ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/√LC। तो दोनों के लिए हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है उसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो क्यू फैक्टर की यदि यहाँ से एक वैल्यू निकालूँ मैं, कोई भी लिख लो, दोनों बराबर ही है, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/R√L/C, ये फाइंड आउट करेंगे। और यदि हमें वैल्यू निकालनी होगी ओमेगा आर, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी, सॉरी न्यू आर, तो 1/2π√LC, ये फाइंड आउट करेंगे। तो आज के जो हमारे पास दो मेन रिजल्ट आए हैं वो क्या है भाई, एक तो 1/R√L/C, दूसरा हमारे पास क्या आया है कि 1/2π√LC। ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये जो दोनों रिजल्ट है भाई हमारे पास, ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, एक सर्किट हमारे पास जो सीरीज रेजोनेंस में कनेक्टेड है। दोबारा यदि हम रिकैप करें आज का टॉपिक, तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया है, हमने एक रेजोनेंस कंडीशन डिफाइन की है। रेजोनेंस कंडीशन आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो भाई वो कंडीशन जिसमें हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, और जो सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी हो, दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। अब उसमें हमने पहले सीरीज रेजोनेंस को डिफाइन किया है, उसमें क्या बताया भी, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिसपे एक्सएल और एक्ससी क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल क्या हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ा रहे तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और एक्ससी की वैल्यू डिक्रीज होती आएगी, एक ही ऊपर जा रही है एक ही नीचे आ रही, तो एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना जहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे पास, बराबर होगी, उसको ही हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन शो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इजीली बता सकते। तो ये था आपका आज का। इसमें क्यू फैक्टर जो हमने अभी डिफाइन किया है, दो टर्म बताई हैं, या तो भाई यहाँ से निकाल लो आप कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको यदि हम डिवाइड करें बैंडविड्थ के साथ, तो ये भी एक पोटेंशियल को डिफाइन करेगी। या उसके अलावा मैं बात करूं, पोटेंशियल जो होगा हमारे पास, इन दोनों में से कोई भी एक, उसको हम डिवाइड करें अप्लाइड पोटेंशियल से। पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर का रेशियो लेके चले हम अप्लाइड पोटेंशियल के साथ, तो वो किसको डिफाइन करता है, वो भी एक क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करता है, जिसकी यदि हम वैल्यू निकालते तो वैल्यू किसके इक्वल आती है, वो 1/R√L/C। तो ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 17। नेक्स्ट लेक्चर में हम
जो हमारे पास पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है उसके बारे में पढ़ें। थैंक यू।